Hi everyone, this is lecture 3 of solid states where we will continue classification of crystalline solid. I am Arun Raina. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हमने क्लासिफाई किया हुआ है कितने टाइप्स में। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को क्लासिफाई किया है 4 टाइप्स में। कौन कौन से? आयनिक सॉलिड्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, कोवलेंट सॉलिड्स और मेटेलिक सॉलिड्स। लास्ट लेक्चर में हमने आयनिक सॉलिड और मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को डिटेल में पढ़ लिया था। फिर वो लेक्चर मुझे अनफॉर्चुनेटली जल्दी ख़त्म करना पड़ा। ठीक है, वहाँ पे लास्ट में थोड़ा शोर था, तो इसको कंटिन्यू करते हैं अब। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्लासिफाइड है आयनिक, कोवलेंट, मॉलिक्यूलर और को मेटेलिक सॉलिड्स। हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कोवलेंट सॉलिड्स। तो कोवलेंट सॉलिड्स क्या होते हैं? कोवलेंट सॉलिड्स होते हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स एटम्स होते हैं और उनके बीच में बॉन्ड्स कौन से होते हैं? कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं। और इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसकी एग्जांपल आ जाती है डायमंड, कोवलेंट सॉलिड्स की। सिलिकॉन कार्बाइड, ये इसकी एग्जांपल आ जाता है। नेक्स्ट आ जाता है ग्रेफाइट, इसकी एग्जांपल आ जाता है। तो ये आ जाते हैं कोवलेंट सॉलिड्स। तो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इनका हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है। हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। लेकिन इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स एटम्स होते हैं, इसलिए ये क्या होते हैं? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ओके, तो अभी हम डिस्कस करते हैं कोवलेंट सॉलिड्स। तो कोवलेंट सॉलिड्स, लेकिन एक ग्रेफाइट एक ऐसा सॉलिड है, ग्रेफाइट कोवलेंट सॉलिड है। लेकिन एक तो ये कोवलेंट सॉलिड हो के भी ग्रेफाइट गुड कंडक्टर होता है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट एक क्या है? नॉन मेटल है, एक कोवलेंट सॉलिड है जो गुड कंडक्टर है और सॉफ्ट भी है। अदरवाइज जितने भी कोवलेंट सॉलिड्स होते हैं वो हार्ड होते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। ग्रेफाइट में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है, तो एक p ऑर्बिटल इसमें रह जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण ये। और ये सॉफ्ट क्यों होता है? क्योंकि इसमें हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। तो हेक्सागोनल जो लेयर्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये एक हेक्सागोनल रिंग आ गई, ये दूसरी लेयर आ गई, तो इनके बीच में कौन सी होती है? वंडरवाल फोर्सेस होती हैं, जिसके कारण ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकता है। ओके, तो कोवलेंट सॉलिड्स क्या होते हैं? Covalent solids. In such solids, the constituents are non-metallic atoms which are held to adjacent atoms through covalent bond forming network-like giant molecules. Its common examples are diamond, silicon carbide, quartz, aluminium nitride. क्वार्ट्स क्या होता है? क्वार्ट्स का फार्मूला क्या होता है? क्वार्ट्स का फार्मूला होता है SiO2, सिलिकॉन ऑक्साइड। एल्युमिनियम नाइट्राइड क्या होता है? एल्युमिनियम नाइट्राइड का फार्मूला होता है Al N, एल्युमिनियम नाइट्राइड। ओके, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? दे आर वेरी हार्ड सॉलिड्स। नेक्स्ट दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड मे इवन डीकम्पोज बिफोर मेल्टिंग, मेल्ट करने से पहले ही डीकम्पोज भी कर जाते हैं। नेक्स्ट दे आर इंसुलेटर्स होते हैं। नेक्स्ट ग्रेफाइट आल्सो एक कोवलेंट सॉलिड है, लेकिन सॉफ्ट और गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन इट एंड स्पेशल हेक्सागोनल ring-like layered structure which have कौन सी forces होती हैं? which have van der Waals forces, which have graphite में hybridization which have van der Waals forces। ये भी आप ऐड कर लेना इसके, van der Waals forces। ओके, नेक्स्ट आ जाता है मेटेलिक सॉलिड्स। मेटेलिक सॉलिड्स में क्या होते हैं? मेटेलिक सॉलिड्स में कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं? पॉजिटिव आयंस होते हैं।
पॉजिटिव आयन जो मेटालिक सॉलिड्स के होते हैं इनको हम कर्नल्स भी कहते हैं। और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, पॉजिटिव कर्नल्स और मोबाइल इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो फोर्सेस कौन सी इनके बीच में भी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। अब कर्नल क्या होता है वो देखते हैं। जैसे ये लिथियम हमने ले लिया एटम, तो लिथियम आपको पता है मेटल होता है, तो लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3। अगर मैं इसका शेल बनाऊं तो ये न्यूक्लियस में इसके +3 आ गए। बाहर वाले फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, एक ये और एक ये। और बाहर वाले में कितने आ गए, 1 इलेक्ट्रॉन्स आ गया। ये न्यूक्लियस प्लस ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, इस पूरे को मिला के कहते हैं Li पॉजिटिव, और जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री इलेक्ट्रॉन। ये जो Li पॉजिटिव है इसको कहते हैं पॉजिटिव आयन जंप कर्नल, मतलब न्यूक्लियस प्लस ऑल इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। मेटालिक सॉलिड्स की एग्जांपल्स कौन कौन सी आ जाती हैं, ऑल मेटल्स, कोई भी मेटल होगा वो मेटालिक सॉलिड होगा। और अलॉयज भी इसकी एग्जांपल आती है। और आपको पता है मेटल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स, आपने 10th में भी मेटल्स के बारे में पढ़ा हुआ है। मेटल सोनारस होते हैं, मेटल्स मैलिएबल डक्टाइल होते हैं, गुड कंडक्टर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के होते हैं सॉलिड स्टेट में, ठीक है। और भी जो प्रॉपर्टीज आपको मेटल्स की आती हैं वो सारी ये फॉलो करेंगे। तो मेटालिक सॉलिड्स, इन सच सॉलिड्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड कर्नल्स, पॉजिटिवली चार्ज कर देना, CHARGED, and mobile electrons which are held together by Coulombic force of attraction forming metal. Its examples include all metals and alloys. Characteristics: they are hard with metallic luster. Next, they possess color in some cases. कुछ metals का color भी होता है. Next, they are good conductor of heat and electricity. नेक्स्ट, दे आर मैलिएबल एंड डक्टाइल, और भी कुछ प्रॉपर्टीज जो आती हैं। अब यहाँ पे आपने क्लासिफाई करना है सॉलिड को बेस्ड ऑन द नेचर। ये एनसीईआरटी सॉल्यूशन है क्वेश्चन 1.6। क्लासिफाई द फॉलोइंग सॉलिड्स इन डिफरेंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑपरेटिंग इन देम। तो सबसे पहला आ जाता है पोटेशियम, सबसे पहला आ जाएगा पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट का क्या फार्मूला होता है, K2SO4, के पॉजिटिव होता है, SO4 2 नेगेटिव होता है। तो ये कौन सा सॉलिड आ गया, ये आयनिक। नेक्स्ट आ जाता है टिन, टिन का सिंबल क्या होता है, SN, तो ये मेटल होता है, तो कौन सा सॉलिड, मेटालिक सॉलिड। नेक्स्ट आ जाता है बेंजीन, बेंजीन का फार्मूला C6H6, तो ये मॉलिक्यूल है, तो कौन सा सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड। और अगर देखा जाए तो ये कौन सा मॉलिक्यूल होता है, बेंजीन नॉन पोलर, नॉन पोलर होता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। और इसमें फोर्सेस लंडन फोर्सेस। यूरिया, क्या फार्मूला होता है यूरिया का, NH2CO NH2, ये यूरिया है। तो यूरिया भी एक मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड, लेकिन इसमें हाइड्रोजन है अटैच टू नाइट्रोजन, तो कौन सा, ये पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में कौन सा, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। नेक्स्ट आ जाता है अमोनिया, अमोनिया में N हाइड्रोजन बॉन्डेड टू नाइट्रोजन है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड है। वाटर H2O, ये भी मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड, और उसमें भी कौन सा, हाइड्रोजन बॉन्ड। ZnS जिंक सल्फाइड, Zn2 पॉजिटिव होता है, S2 नेगेटिव, ये आयनिक सॉलिड। ग्रेफाइट, अभी हमने पढ़ा था, ग्रेफाइट क्या फार्मूला होता है ग्रेफाइट का, CN, तो ये कौन सा है, नॉन मेटालिक एटम्स हैं इसमें, सिर्फ एटम है, तो कोवलेंट सॉलिड है ये। रुबीडियम, आपने ये फर्स्ट ग्रुप पढ़ा है, ली ना का रब, रुबीडियम Rb, तो ये अल्कली मेटल होते हैं, ये मेटालिक सॉलिड आ गया। अर्गॉन, अर्गॉन क्या है, नॉन मेटल, ये आपने पढ़ा था नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में, ये नोबल गैसेस नॉन पोलर मॉलिक्यूल सॉलिड बनाते हैं। सिलिकॉन कार्बाइड क्या है, SiC, तो ये आपने पढ़ा कोवलेंट सॉलिड में, ठीक है। तो ये हैं इसकी एग्जांपल्स, क्लियर। तो ये क्लासिफिकेशन आ गई 1 पॉइंट। नेक्स्ट सॉलिड ए, एक सॉलिड दिया है, इज वेरी हार्ड, और ये बोला हुआ है कि ये सॉलिड जो है ये कैसा है, हार्ड, हार्ड, और इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर भी है, इन सॉलिड स्टेट में भी, मोल्टन में भी, और मेल्ट करता है एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर पे। तो व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड इज इट, हार्ड हो, मतलब नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है, हर स्टेट में, सॉलिड में भी, मोल्टन स्टेट में, और हाई टेम्परेचर पे मेल्ट करता है,
ये कौन सा सॉलिड है? ये है कोवलेंट सॉलिड। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयनिक सॉलिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट बट नॉट इन सॉलिड स्टेट। ये आपने पहले भी क्वेश्चन पढ़ा हुआ है 11th में कि आयनिक सॉलिड कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी मोल्टन स्टेट में बट नॉट इन सॉलिड स्टेट। तो आयनिक सॉलिड्स, ऑन आयनिक सॉलिड्स, इसका आंसर लिखें, आयनिक सॉलिड्स कंसिस्ट ऑफ ions and hence possess, इसलिए इनके बीच में कौन सी फोर्सेस हैं? hence possess इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। कौन सी फोर्सेस हैं इनके बीच में? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस या कूलम्बिक फोर्सेस। दैट इज, क्या फार्मूला होता है? F इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ अपॉन K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इन सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट में, सॉलिड स्टेट में R क्या होता है? स्मॉल, implies force is very high, high। लेकिन मोल्टन स्टेट, नेक्स्ट है, इन मोल्टन स्टेट में जब मेल्ट करोगे तो डिस्टेंस आयंस, आयंस एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, पहले यहाँ होंगे पास पास, फिर दूर होके दूर चले जाएंगे। तो इन मोल्टन स्टेट R जो होगा वो इंक्रीज करेगा, R इंक्रीज करेगा विच इम्प्लाइज फोर्स क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। ठीक है, जिसके कारण ड्यू टू विच दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट, ड्यू टू विच दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट। ओके, नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड्स आर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स हूँ, कंडक्टर्स भी हैं, मैलिएबल भी हैं, डक्टाइल भी हैं। तो ये तो सारी प्रॉपर्टी किसकी हैं? मेटालिक सॉलिड्स की। ओके, नेक्स्ट, डिफाइन द टर्म एमॉर्फस, गिव ए फ्यू एग्जांपल्स ऑफ एमॉर्फस सॉलिड। तो ये मैंने आपको पहले लेक्चर में पढ़ाया था। एमॉर्फस क्या होते हैं? एमॉर्फस सॉलिड, दो सॉलिड्स, दो, इसमें कुछ भी लिख सकते हो, दो सॉलिड विच इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैव इर्रेगुलर अरेंजमेंट are known as amorphous solid. These solids may have regular arrangement in small parts. Such a part is known as crystallate. Clear? फिर they are also known as supercooled liquids because they flow like a liquid and are formed by supercooling of a liquid. ठीक है, गिव एग्जांपल्स, एग्जांपल्स इसकी क्या क्या आ जाती हैं? प्लास्टिक आ जाता है, रबर आ जाता है, ग्लास आ जाता है, ये कुछ इसकी एग्जांपल्स आ जाती हैं। नेक्स्ट, व्हाट मेक्स ए ग्लास डिफरेंट फ्रॉम सॉलिड सच एज क्वार्ट्ज? ग्लास, ग्लास का फार्मूला होता है SiO2 और आपको पता है ग्लास इज एन एमॉर्फस सॉलिड, एक एमॉर्फस सॉलिड है। और क्वार्ट्ज, वेयर एज क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज लिखना है आपने, वेयर एज भी लिखना है, वेयर एज क्वार्ट्ज, इसका भी फार्मूला SiO2 है, इज ए क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है। अब आप बोल रहा है अंडर व्हाट कंडीशन क्वार्ट्ज कैन बी कन्वर्टेड इनटू ग्लास, क्वार्ट्ज को ग्लास में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो? तो सिंपल है, क्वार्ट्ज कैन बी कन्वर्टेड इनटू ग्लास बाय मेल्टिंग इट, पहले मेल्ट करो, बाय मेल्टिंग द क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज को मेल्ट करो और देन, और फिर इसको immediately and then immediately cool it to form amorphous solid। अगर स्लो कूलिंग करो तो क्रिस्टलाइन बनता है, फास्ट कूलिंग करो तो amorphous बनता है। क्लियर? एंड देन immediately क्या कर लेना इसको? immediately cool it to form amorphous solid। नेक्स्ट, क्लासीफाई द फॉलोइंग सॉलिड्स इनटू आयनिक, मेटालिक, मॉलिक्यूलर, नेटवर्क और एमॉर्फस। टेट्रा फास्फोरस डेकोऑक्साइड, तो सिंपल है, ये दिख रहा है आपको P4O10, ये एक मॉलिक्यूल है, तो कौन सा सॉलिड? मॉलिक्यूलर सॉलिड। नेक्स्ट आ जाता है अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम
NH4 पॉजिटिव, PO4 3 नेगेटिव, तो आयन्स हैं आयनिक सॉलिड। सिलिकॉन कार्बाइड ये कोवलेंट सॉलिड है। I2 मालिक्यूल है, मालिक्यूलर सॉलिड, और उसमें भी नॉन पोलर। P4 ये भी मालिक्यूलर सॉलिड है और नॉन पोलर सॉलिड। ग्रेफाइट क्या है? ये एक कोवलेंट सॉलिड है। ऐसे कोवलेंट सॉलिड हार्ड होते हैं लेकिन ये सॉफ्ट है। ब्रास, ब्रास क्या होता है? एलाई है ये कॉपर एंड जिंक का। तो एलाइज किस में आते हैं? मेटेलिक सॉलिड। रुबीडियम क्या है? ये एक अल्कली मेटल है, लीना का रब का स्वर, तो अल्कली मेटल है तो ये भी मेटल हुआ, मेटेलिक सॉलिड। लिथियम ब्रोमाइड Li पॉजिटिव Br नेगेटिव, तो ये कौन सा सॉलिड? आयनिक सॉलिड आ जाता है। नेक्स्ट आ जाता है सिलिकॉन, सिर्फ सिलिकॉन है ये। तो सिलिकॉन कौन से एलिमेंट्स में आता है? मेटलॉइड्स में आता है। सिलिकॉन एक मेटलॉइड है, तो सिलिकॉन भी कैसा सॉलिड आ जाएगा? कोवलेंट सॉलिड आ जाएगा, ग्रेफाइट की तरह। कार्बन सिलिकॉन एक ही फैमिली से आते हैं, तो कोवलेंट सॉलिड। नेक्स्ट, स्टेबिलिटी ऑफ ए क्रिस्टल इज रिफ्लेक्टेड इन द मैग्नीट्यूड ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। बोल रहा है स्टेबिलिटी एक क्रिस्टल की रिफ्लेक्ट होती है मैग्नीट्यूड ऑफ मेल्टिंग पॉइंट में। कमेंट, पहले इसी को एक्सप्लेन करते हैं। तो देखो, जितना ज्यादा इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस होंगी उतना ही, जितनी ज्यादा इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस होंगी, जितने इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा? ज्यादा होगा, और उतनी ही देर तक वो क्या रहेगा? सॉलिड रहेगा। तो इसमें आप स्टेबिलिटी ऑफ ए क्रिस्टल इज रिफ्लेक्टेड इन द मैग्नीट्यूड ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, इसमें आप लिखोगे हाइयर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड, higher the melting point of a solid, stronger is the intermolecular forces। stronger होंगी क्या? intermolecular forces present in it, उतनी ही strong होंगी, and hence higher is the stability of crystal। collect melting point बोल रहा है melting point collect करो solid water के, इथाइल अल्कोहल के, डाई इथाइल ईथर के और मीथेन के, और फिर इनकी इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस के बारे में बताओ। तो सॉलिड वाटर क्या हुआ? आइस। आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? कब आइस कब मेल्ट करती है? 273 केल्विन। अब इथाइल अल्कोहल क्या होता है? C2H5OH। अब इसका मेल्टिंग पॉइंट उसने बोला टेबल से, बुक डाटा से देखो, लेकिन अब हमें तो याद ही करना पड़ेगा। तो मेल्टिंग पॉइंट इथाइल अल्कोहल का होता है 158.8 केल्विन। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है डाईइथाइल ईथर। ईथर क्या होता है? डाईइथाइल क्या हो गया? C2H5 दो बार ईथर होता है, C2H5O C2H5। इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? इसका मेल्टिंग पॉइंट है 156.85 केल्विन। नेक्स्ट आ जाता है मीथेन CH4, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना? 89.34 केल्विन। इस पे ये आपने सारे याद करने हैं। आइस का तो 273, इथाइल अल्कोहल का 158.8 और डाईइथाइल ईथर का 156.85 और मीथेन का 89.34। नेक्स्ट जाता है व्हाट यू कैन यू से अबाउट द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन दीज मॉलिक्यूल्स। इससे आप क्या बोल सकते हो? इससे हम ये बोल सकते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर द स्ट्रॉन्गेस्ट इन वाटर, सॉलिड वाटर। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गेस्ट हैं किसमें? सॉलिड वाटर में। एंड लीस्ट इन मीथेन, और सबसे कम किसमें है? मीथेन में। ये हम बता सकते हैं। तो स्टेबिलिटी ऑफ ए क्रिस्टल मतलब जितना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट उतनी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और उतना ही क्रिस्टल स्टेबल। और मेल्टिंग पॉइंट में सबके मेल्टिंग पॉइंट्स मैंने बता दिया आपको। आइस का मतलब सॉलिड वाटर का 273 केल्विन, इथाइल अल्कोहल का 158.8 केल्विन और डाईइथाइल ईथर का 156.85 और मीथेन का 89। ये एनसीईआरटी क्वेश्चंस होते हैं, इनको याद करना होता है, इनका कुछ भी आ सकता है पेपर में। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सबसे ज्यादा सॉलिड वाटर में होंगी और सबसे कम मीथेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन मेटालिक एंड आयनिक क्रिस्टल। तो आयनिक क्रिस्टल्स के बारे में आपने बतानी है, मेटालिक और आयनिक क्रिस्टल्स के सिमिलरिटीज बतानी है। सिमिलरिटीज बिटवीन मेटालिक और आयनिक सॉलिड्स, क्या सिमिलरिटीज होती हैं? बोथ कंसिस्ट ऑफ, दोनों में पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस होते, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस होते, नेगेटिव चार्जेस बोल सकते हैं या नेगेटिव स्पीशीज।
आयनिक में आयन्स होते हैं, मेटालिक में आयन और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बोथ पोजेस कौन सी फोर्सेस? बोथ पोजेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। ठीक है, नेक्स्ट डिसिमिलरिटीज बतानी हो इन दोनों में तो क्या डिसिमिलरिटीज हैं आयनिक में? आयनिक सॉलिड जो होते हैं वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट एज वेल एज इन एक्वस सॉल्यूशन, और जो मेटालिक सॉलिड्स होते हैं ये कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। नेक्स्ट आयनिक सॉलिड्स, ये भी लिख सकते थे सिमिलरिटीज में थर्ड की बोथ आर हार्ड। आयनिक सॉलिड जो होते हैं ये ब्रिटल होते हैं, पाउडर बन जाता है इनका, लेकिन जो मेटालिक सॉलिड्स होते हैं ये पाउडर नहीं बनता, ये मैलिएबल और डक्टाइल होते हैं, मैलिएबल एंड डक्टाइल। क्लियर हो गया? तो ये आ जाती है सिमिलरिटी। सिमिलरिटीज दोनों में पॉजिटिव और नेगेटिव स्पीशीज होती हैं, दोनों में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती हैं, दोनों हार्ड होते हैं। डिसिमिलरिटीज आयनिक सॉलिड्स जो होते हैं वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट एज वेल एज इन एक्वस सॉल्यूशन, और जो मेटालिक सॉलिड्स होते हैं वो सॉलिड स्टेट में कंडक्ट करते हैं। आयनिक सॉलिड जो होते हैं ब्रिटल होते हैं, मेटालिक सॉलिड जो होते हैं वो कैसे होते हैं? वो मैलिएबल एंड डक्टाइल होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आयनिक सॉलिड्स आर हार्ड एंड ब्रिटल। हार्ड एंड ब्रिटल बताना है आपने, इसको एक्सप्लेन करना है। आयनिक सॉलिड कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस which are held together by strong electrostatic force। आयनिक सॉलिड हार्ड क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं और ये एक दूसरे के साथ हेल्ड होते हैं बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, इसलिए ये हार्ड होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? और ब्रिटल क्यों होते हैं? क्यों ये पीसेस में टूट जाते हैं? जब इनको when they are hit when they are hit by a substance, they broke into pieces। ये pieces में टूट जाते हैं, they broke into pieces। क्लियर? इसको एक्सप्लेन करना है। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।